नमस्कार। पाकिस्तान जो कि हमेशा से दहशत पे काम करता रहा, उसने एक चीज़ और की अभी हाल में कश्मीर में कुछ जर्नलिस्ट 5 जर्नलिस्ट जो कि लोकल मीडिया के लिए काम कर रहे थे, नेशनल मीडिया के लिए नहीं, कश्मीर के अपने ही लोकल मीडिया के लिए काम कर रहे थे, उनको धमकी दी और धमकी दे के उनसे इस्तीफ़ा दिलवाया गया। इस्तीफ़ा क्यों दिलवाया गया? क्योंकि वो सच-सच बता रहे थे। वो सच बता रहे थे कि कश्मीर में कितने लोग इंडिया के साथ हैं, कितने लोग तिरंगा लेके घूमना चाह रहे हैं, कितने लोग इंडिया की उन डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ से या वहाँ पे होती डेवलपमेंट से खुश हैं। वो सच बता रहे थे इसलिए उनको धमकी दी कि आपको मार दिया जाएगा, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। आप पता नहीं कहाँ हैं इस समय, जर्नलिज़्म छोड़ने की सोच रहे हैं या नहीं। लेकिन ऐसी ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार हुआ है, कई जर्नलिस्ट की हत्या हुई है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब जो कि पाकिस्तान की इस दहशत से के खिलाफ बोलते रहे हैं और अम, पाकिस्तान की आईएसआई के अंदर जो होता है, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जो होता है, एक मिनट की खबर इनके पास होती है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक सर, यू। यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाकर के कश्मीर की आवाज़ रख के आए हैं और कश्मीर में जो एट्रोसिटीज़ पाकिस्तान कर रहा है, उसके बारे में बोल के आए हैं। साथ में ये पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर यानी कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जिस पे इल्लीगल ऑक्यूपेशन है, वहाँ के मीरपुर के रहने वाले हैं और अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। सर, ये पाकिस्तान का कैसा दहशत का फेस है कि वो जर्नलिस्ट को भी काम नहीं करने दे रहा, बोलता ये है कि इंडिया में मीडिया फ्री नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया रोहित भाई। थैंक यू वेरी मच। देखिए, बात यह है कि ये जो तरीकाकार है ना, इनविजिबल होके डराने का, लेटर्स के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए, ये वो करते हैं जो इंतहाई बुज़दिल होते हैं और जिनकी मासेस के अंदर जड़ें नहीं होती, अवाम में उनकी जड़ें नहीं होती। अब हुँ, बात ये है कि आप इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान का एक नेटवर्क जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस और जो आईएसआई का काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशनल विंग है, ये मिलकर जो है कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं अपने हैंडलर्स के जरिए, और घुसपैठिए जो उन्होंने भेजे हैं मुख्तलिफ औकात में उनके जरिए, और एक दहशत की फिजा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया, जमात इस्लामी को बैन किया गया जम्मू कश्मीर में, तो उसके बाद लश्कर को बैन किया गया, लेकिन लश्कर वालों ने फिर द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से एक नया गठबंधन कायम कर लिया। तो ये किसी न किसी तरीके से ये खुद को जिंदा रखते हैं, और ये उसी नैरेटिव का हिस्सा है जो पाकिस्तान दुनिया के सामने दिखाना चाहता है कि इंडिया जम्मू कश्मीर में बड़ा जुल्म कर रहा है। अब अगर कोई जर्नलिस्ट जो श्रीनगर बेस्ड हो या कश्मीर बेस्ड जर्नलिस्ट जो है, वो ऐसी रिपोर्टिंग करता है जिसके अंदर वो इस नैरेटिव से मिलता जुलता ना हो, बल्कि इसके बिल्कुल उलट हो, तो वो पाकिस्तान की जो आलमी इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, उस उसके गुब्बारे में वो सुई चुभोता है, यानी उसकी हवा निकाल देता है। तो इसलिए इनको डराना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि बुखारी साहब जो थे, उनको भी 2018 में राइजिंग कश्मीर के एडिटर थे, उनको भी शहीद किया गया था। और ये सिर्फ इस तरफ नहीं हो रहा, ये बॉर्डर के दूसरी तरफ भी हो रहा है। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में किसी रिपोर्टर की जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तानी फौज के बारे में एक खबर भी छाप दे, और पाकिस्तान के अंदर भी किसी की जरूरत नहीं। अभी अरशद शरीफ को कत्ल किया इन्होंने, उससे पहले अहमद मीर को 6 गोलियां मारी थी, उससे पहले शहजाद सलीम को मारा। कितने जर्नलिस्ट हैं हुँ। एक्चुअली? अब तक 56 जर्नलिस्ट हैं जिनको कत्ल किया गया है पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में। तो आप देख लें कि ये इनकी सूरत हाल है, और यही वजह है कि जब भी आप एक झूठे नैरेटिव को चैलेंज करेंगे, तो वो जो खुफिया ताकतें हैं आईएसआई की और मिलिट्री इंटेलिजेंस की, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सर, ये हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से बार-बार बोला जाता है कि इंडिया में बड़ी एट्रोसिटीज़ होती हैं और इंडिया में जो लोग मारे जाते हैं वो पाकिस्तान के झंडे में लिपट के मार जाते हैं इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में। ये भी कुछ इसी तरीके की ये जो तंज़ीमें हैं, जो दहशतगर्द हैं,
इन्हीं के खौफ में कहीं पाकिस्तान के झंडे में लिपट के तो नहीं जा रहे हैं ये लोग? जाहिर है सबसे पहला जो टारगेट होता है या एम होता है या ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है कि जनरल पॉपुलेशन के अंदर खौफ पैदा कर। लिहाजा वो खौफ पैदा इसलिए किया जाता है ताकि कोई, पहली बात तो ये कि उनके खिलाफ पब्लिकली बात ना कर सके, और दूसरी बात ये कि उनके एजेंडे के गलबे में आ जाए। और उनका गलबा, उनका जो एजेंडा है वो पाकिस्तानी नैरेटिव का गलबा, यानी उसकी जो हेगेमनी है पाकिस्तानी नैरेटिव की, वो कायम करना है। अब भले उसको कोई माने या ना माने, लेकिन वो प्रेशर इतना है कि उनको फिर ये पाकिस्तानी झंडा, और ये आप देखें स्टोन पैटलिंग का जो मामला था, अब तो कहाँ गई स्टोन पैटलिंग? जैसे जैसे वो टेररिज्म का जो जबर था, खौफ था, वो कम हुआ, स्टोन पैटलिंग गायब हो गई। क्योंकि वो स्टोन पैटलर्स, एक तो ये है कि वो पैसे देते थे उनको पत्थर मारने के, और दूसरा ये था कि आपके अगर बच्चे हैं और आपके बच्चे स्टोन पैटलर नहीं बने, तो फिर मैं आपके घर पे आके डोर नॉक करूंगा कि रोहित भाई सलाम अलैकुम, क्या बात है, आपके बच्चे स्कूल बहुत जाते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मुजाहरे में नहीं आए आज, तो वो आप कहेंगे बच्चों को खुद भेजेंगे जाओ। यानी ये इतना प्रेशर होता है सोसाइटी के ऊपर कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मैं नहीं समझता, देखें ये जो सो कॉल्ड तहरीक आज़ादी है, ये एक मिसकंसेप्शन है, और अगर वाकई में कोई तहरीक आज़ादी होती तो फिर जम्मू में क्यों नहीं है, लद्दाख में क्यों नहीं है, पीओजेके में क्यों नहीं है, पाकिस्तान से कब्जे छुड़ाने की, और गिलगित बल्तिस्तान में क्यों नहीं? वहां तो कुछ नहीं है, ना लद्दाख में, ना कहीं पे भी नहीं है, और ये कामयाब नहीं हो सकता। अगर ये चले, मैं एक मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि जी तहरीक आज़ादी है, तो मैं ये दावा करता हूं कि ये तहरीक आज़ादी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। उसकी वजह है, दो वजह। एक तो इसकी जो वजह है वो एथनिसिटी है। गिलगित बल्तिस्तान वाले जो है वो तिब्बतियंस है, एथनिक ग्रुप है। जो कश्मीर वाले हैं वो एक अलग एथनिक ग्रुप है। जो जम्मू के हैं ये डोगराज हैं। इसी तरह लद्दाख वाले अलग एथनिक ग्रुप है। एथनिक बुनियादों पे भी ये इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि इनके आपस में एंटेगनिज्म है। लद्दाख वाले समझते हैं कि श्रीनगर पिछले 70, 72, 75 साल से 2019 से पहले तक उनके हिस्से का जो सेंटर से फंड आता था वो भी खा जाता था। उनको नफरत है, उनको सब चिढ़ है उनको कश्मीर से। वो कहते हैं हमें कश्मीर के साथ जुड़ रहना ही नहीं है, हमें अलग करो। इसीलिए तो जब यूनियन टेरिटरी बनी वहां पे को खून बहा, वहां को गोली चली, वहां को प्रदर्शन हुए, लोगों ने मिठाइयां बांटी। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान वाले जो है कभी भी जम्मू कश्मीर के साथ किसी एक रियासत में उसके नीचे शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनको फतह किया गया है। वो वॉलंटरीली शामिल नहीं हुए थे रियासत जम्मू कश्मीर, वो ग्रेटर लद्दाख का हिस्सा थे। तो वो कभी भी नहीं, ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। इसके साथ दूसरी वजह जो है वो मजहबी है। अब देखें ना, श्रीनगर के जो मुसलमान है वो सुन्नी मुसलमान, जो गिलगित बल्तिस्तान के हैं वो शिया मुसलमान, जो जम्मू के हैं वो हिंदू है और सिख भी हैं बीच में, जो लद्दाख के हैं वो बुद्धिस्ट है। तो मजहबी बुनियादों पे भी कोई तहरीक यहाँ पे आजादी की नहीं चल सकती, और ना ही यहाँ पे एक कौमी बुनियादों पे एक जो है वो नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल यहाँ पे जारी हो सकती है। अब रूस के अंदर जो है, अब ये रूस को रूसी इनकलाब कहा जाता है, क्योंकि वो रूस ने इनकलाब किया और वो सेंट पीटर्सबर्ग पे कब्जा किया, मॉस्को पे कब्जा किया। वो रूस के अंदर का रूसी इनकलाब था, जो रशियन सोशल डेमोक्रेट लेबर पार्टी के अक्सरियती धड़े बाल्शविक ने वो इनकलाब किया था। उसमें इनकलाब में सेंट्रल एशिया की रियासतें शामिल नहीं थी। वो तो 1920 में जब अजरबैजान में बाकू में कांग्रेस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट करवाई कम्युनिस्टों ने, और वहां उन्होंने उनको कहा कि जी आप हमारे साथ शामिल हो, हम यूनियन बना रहे हैं, इसमें आपको ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। तो वो फिर सोवियत यूनियन बना, वो फिर रूस से बदल के सोवियत यूनियन हो गया। चाइना का रेवोल्यूशन ले लें आप, 8 मुल्कों के खिलाफ उन्होंने इनकलाब किया।
लेकिन वो कामयाब इसलिए हुआ कि वो एक कौम थी, खान्स थे, 98% खान थे। तो वो येलो रेस का इनकलाब था अगेंस्ट व्हाइट रेस। कई जगह पे येलो रिवर और येलो रेस का जिक्र आप देख ले, उसमें आता है उनके लिटरेचर में, इब्तदाई जो लिटरेचर था कम्युनिस्टों का उसमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जो पीओजेके और पीओजीबी के मसले का सबसे बेहतरीन हल है वो ये है कि पीओजेके जम्मू कश्मीर के साथ जुड़े, क्योंकि हम बेसिकली जम्मू है, सवाए मुजफ्फराबाद के और थोड़ा सा जो इलाका है उधर का, बाकी सारा जो है ये तो वेस्ट जम्मू का इलाका है। तो हम जम्वाल हैं, हम जम्मू के साथ जुड़ जाए, और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो लद्दाख के साथ उसको मिलाया जाए। क्योंकि जो साइन ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन हुए थे वो पूरी रियासत के हुए थे, जिसकी वजह से चाहे कोई माने या ना माने, देखिए कोई मानता है या नहीं मानता, हम सब भारतीय शहरी हैं बाय डिफॉल्ट उस मुआहदे की वजह से। लिहाजा हम इतने कुंद ज़ेन ही होंगे, बहुत ज्यादा हम कुंद ज़ेन होंगे, स्टूपिड होंगे, अगर हम इस जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है इसको इस्तेमाल करते हुए हम भारत के साथ जुड़ने के बजाय एक ऐसी इस्लामिक दहशतगर्द रियासत के साथ जुड़ने को तरजीह दें जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जहां पे आज 28 फरवरी तक उन्होंने इंडस्ट्रियल गैस बंद कर दी है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा जी। राइट सर, एक चीज और, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने तो अभी हाल में ये बोला ही था कि हम जब तक पूरे जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं मानेंगे, जब तक गिलगित बाल्टिस्तान में भी डेवलपमेंट ना हो, मतलब इशारा एक तरीके से किया कि हमारी निगाहें हैं, हम जल्दी वहां पहुंचने वाले हैं। इसको आप कैसे लेते हैं? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को हासिल करने के लिए जंग फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। ये इसके कुछ मरले हैं। पहला मरला, इसका सबसे इंपॉर्टेंट मरला जो है वो है कि एक पीओजीबी का और पीओजेके का एक इंटरनेशनल एनवॉय जो है वो कायम किया जाए, यानी एक आलमी वफ्द बनाया जाए जो दुनिया भर के मुल्कों में जाके वहां की फॉरेन मिनिस्ट्रियों में जाके उनको ब्रीफिंग दे कि मसला जम्मू कश्मीर असल में है क्या, ये पैदा कैसे हुआ, और इसमें जो ग्रेट गेम है जो 18th और 19th सेंचुरी में शुरू हुई थी कि रूस गर्म पानियों की तरफ आना चाहता था और ब्रिटिश एम्पायर जो है ये सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ना चाहती थी। तो ये जो तजाद था, इसके नतीजे में जो ये जम्मू कश्मीर की रियासत कहाँ पे खड़ी है और फिर 22 अक्टूबर का हमला और फिर सारा कुछ ये बयान किया जाए, क्योंकि इस वक्त मेजॉरिटी जो इस वक्त ओपिनियन है, वर्ल्ड ओपिनियन, वो पाकिस्तान इन्फेस्टेड नैरेटिव का शिकार है। क्योंकि पाकिस्तानी जो आईएसआई है और पाकिस्तानी जो आर्मी है, इन्होंने बड़ा पैसा लगाया है इस झूठ को सच बना के पेश करने में। तो उसको काउंटर किए बगैर अगर इंडिया की आर्मी कुछ एक्शन लेती भी है तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये खतरा मौजूद है कि ज्यादा सपोर्ट नहीं होगी जी। राइट, अच्छा, ये बात तो सही है, लेकिन इससे पहले किसी भी इंडियन गवर्नमेंट ने इतना एग्रेसिवली इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के लिए इतना एग्रेसिवली नहीं सोचा था। कहीं ना कहीं प्लानिंग तो शुरू हुई है, इससे पहले तो प्लानिंग भी नहीं चल रही थी, तो इसको क्या आप एक वेलकम स्टेप नहीं देखते? नहीं, मैं वेलकम स्टेप देखता हूं, लेकिन ये आखिरी स्टेप है जिसको पहले बयान किया जा रहा है। पहला स्टेप वो है जो मैं आपसे अर्ज किया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओपिनियन जो है उसको अपनी तरफ करना। दूसरा जो है वो जो पीओजेके के अंदर जो मूवमेंट चल रही है आजादी की, जो कहते हैं कि हमने इंडिया के साथ जाना है लेकिन ओपनली नहीं कह सकते, अगवा हो जाते हैं। आज भी एक शख्स को गिरफ्तार किया है क्योंकि उसने फौज के ऊपर तनकीद की है, तो उसको सजाद राजा साहब की पार्टी का वहां का वो प्रेसिडेंट है फाइनेंस कमेटी का, उसको उठा के ले गए। तो उन ग्रुप्स को ताकतवर बनाए, उन ग्रुप्स को सपोर्ट दें, ये है। और फिर तीसरा जो है वो ये है कि वहां से आवाज निकलनी चाहिए, पीओजेके से और पीओजीबी से आवाज उठे, और उस आवाज को फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो है वो लिंक किया जाए। और फिर जो है अगर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पीओजेके और पीओजीबी में फौज भेजती है और गोली चलाती है लोगों के ऊपर, तो फिर
इंडिया अपने अवाम की, अपनी जनता के डिफेंस करने के लिए फौजें भेज सकता है, फिर वो भेजे राइट फौज। जी जी। राइट राइट। सर आप तो एक एक चीज से वाकिफ हैं। फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्या हालत है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बाल्टिस्तान में इस समय डेवलपमेंट की? और पता लग रहा है आप ही अपने एक बहुत सक्सेसफुल चैनल रेडियो हिमालय चलाते हैं और सारी कहानी बताते रहते हैं, वरना पाकिस्तानी मीडिया तो उसको बिल्कुल कवर अप पे रहता है, कुछ नहीं बताता। गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान की कोई खबर नहीं सुनाई देती, सिर्फ पंजाब की और सिंध की सुनाई देती है। क्या हालत है वहां पे? सुना है आप ही के रेडियो हिमालय में सुना गया है कि 24 घंटे से बिजली नहीं है। देखें जी, इस वक्त पीओजी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की हालत तो ये है कि वहां पे लोगों को एक एक साल हो गया, 8-8 महीने हो गए, तनख्वाहें नहीं मिल रही, ठीक है। और टीचर जो है वो 21 नवंबर को मुजफ्फराबाद में जो क्या उसे कहते हैं सेक्रेटेरिएट है, उसके बाहर भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी प्रदर्शन हो रहे हैं डेली की बेसिस पे। जैसा मैंने भी आपको बताया, आज जो है वहाँ की एक पार्टी है जो पाकिस्तान की उसको नहीं मानती कब्जे को। उनके लीडर हैं सरफराज, राजा सरफराज खान। उनको अगवा कर लिया, ले गए गिरफ्तार करके, प्रोटेस्ट किया, कल भी प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये तो चल रहा है। उधर गिलगित बल्तिस्तान में ये हो रहा है कि देखिए वहां पे वो लगा रहे हैं रेवेन्यू एक्ट। अब रेवेन्यू एक्ट लगा के वो वहां पे लोकल लेवल पे टैक्सेस इकट्ठे करेगा पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान कानूनन वहां से लीगली टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। और जब एक टेरिटरी डिस्प्यूटेड होती है तो यूनाइटेड नेशन उस डिस्प्यूटेड टेरिटरीज के लिए सब्सिडीज अनाउंस करता है, जो सरकार को देनी होती है, जिसके वो अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। अब गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, टू से इट इन अ पोलाइट वे, वैसे तो कब्जे में है, लेकिन चलो हाँ, तो आप वहां टैक्स नहीं लगा सकते। फिर यह है कि हमें जो सब्सिडीज दी हैं यूनाइटेड नेशन ने आटे की, वो आटे की सब्सिडीज उन्होंने बहुत कम कर दी हैं, जिसकी वजह से बल्तिस्तान में फी आदमी जो है गिलगित में, सॉरी, फी शख्स जो है वो 8 किलो आटा एक महीने के लिए दे रहे हैं, और बल्तिस्तान में 4 किलो आटा दे रहे हैं एक महीने के लिए एक आदमी को। और 20 किलो का जो आटे की बोरी है वो 17-18 किलो आटा है उसमें, बाकी तो चोरी कर रहे हैं, वो पहले से भरते ही नहीं है उतना। ऊपर 20 किलो की मोहर लगी हुई है, अंदर 17 किलो है। तो अगर 20,000 बोरी हमें वो बेचते हैं फर्ज से, और 2 किलो भी चोरी कर ले, तो 40,000 किलो तो वो इस तरह से डेली बेसिस पे चोरी कर रहे हैं। हमारा करोड़ों की, अरबों की जो है लूटमार हो रही है। 22-22 घंटे इस वक्त, 22-22 घंटे स्कर्दू में बिजली नहीं है, 11-11 घंटे गिलगित में बिजली नहीं है, खपलू में नहीं है, तांगेर में नहीं है, नगर में नहीं है, कहीं पे भी बिजली नहीं है। और लोग डेली बेसिस पे मुजाहरे कर रहे हैं, और शदीद सर्दी में बिजली नहीं है, बर्फें पड़ चुकी हैं वहां। आपको पता, श्रीनगर से पहले वहां बर्फ पड़ती है, बर्फें पड़ चुकी है और बिजली नहीं है, और कारोबार दिवालिया हो गए, ताजर जो है उनके कारोबार तबाह और बर्बाद हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर देखें, बात सुने मेरी रोहत भाई, या तो आप मतलब है कि सीधा सीधा हमें कह दो कि भाई हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप जाने, आपका काम जाने, ठीक है ना। या फिर अगर आप वाकई हमें समझते हो कि हम भारत का अटूट अंग हैं और हम भारतीय सिटीजन हैं, और हम कोई मतलब है कि वो नहीं है टॉक शोज में आके तो एक वो सनसनी खेज खबर के लिए से ज्यादा हमारा वजूद नहीं है, अगर आप समझते हैं कि हम इंडियन सिटीजन हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप ये सवाल करें। अगर देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे भी तो प्राइम मिनिस्टर है ना। अगर इफ वी आर इंडियन बाय डिफॉल्ट, देन बाय डिफॉल्ट ही प्राइम मिनिस्टर। तो फिर मैं ये गुजारिश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान हमारी मंजिल है, लेकिन वो मंजिल का फायदा क्या है जब वो मंजिल तबाह और बर्बाद हो रही है, उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। तो कम से कम जो है भारतीय सरकार हमारे लिए आवाज तो उठाए कि वहां क्यों भूख है, हमारी सब्सिडी क्यों कर दी गई खत्म, हमारे ऊपर रेवेन्यू एक्ट क्यों लगा रहे हैं, हमारे हालात इतने खराब
देखो ना, आप मेरे भाई हो, आप जेल में हो, फर्ज करें आप जेल में हैं और आप मेरे भाई हैं, और आपकी को वहां पे उन्होंने पता नहीं कौन सी जगह पे जेल में खुले लाइन लगा के रखा है, तो कम से कम मैं जेल के जेलर से जाके मिल तो सकता हूँ कि भाई तुम मेरे भाई को तुमने क्यों ऐसी जगह पे रखा हुआ है, उसको अच्छी जगह पे जेल में रखो, कम से कम ये तो कर सकते हैं। बहरहाल इस वक्त बड़ी डेस्परेशन है, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले महीने जो है उनमें कुछ भी हो सकता है, और देखते हैं क्या होता है। बहरहाल हालात बहुत खराब है। हालात बहुत खराब है। और आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने बोल दिया है, हमारे लिए आवाज उठाएं, हम आप हमारे भी तो प्राइम मिनिस्टर हैं, या तो कह दें कि भाई मैं पीओजेके का और पीओजीबी के लोगों का प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, या तो कह दें, डिक्लेयर कर दें। अगर आप कहते हैं कि हम आपका टू टांग है, तो फिर मोदी जी से ज्यादा तो आज तक पीओजेके के लोगों के लिए कोई नहीं बोला, लेकिन अब बोलने का टाइम, ये बोलने का टाइम है, ये आलमी सतह के ऊपर हमें फैसिलिटेट करें कि हम जाके पूरी दुनिया में चर्चा करें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो तो हर वक्त चर्चा कर रहे हैं कि जी कुछ नहीं भी होता तो वो कहते हैं जी इंडिया की फौजों ने आज 3 शहीद कर दिए। कोई दहशतगर्द हम वहां मारते हैं, श्रीनगर में मरता है लश्कर का या हिज्ब का, तो पाकिस्तान ये थोड़ी कहता है हिज्ब के दहशतगर्द मारे गए, वो तो कहता है 3 मासूम कश्मीरी शहीद कर दिए फौज ने। राइट, इसका राइट, काउंटर नैरेटिव कहाँ है? नहीं है। राइट। थैंक यू लॉट सर। ये थे डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, जो कि एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और कश्मीरी राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और ये कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जल्दी ही आपके साथ एक और शो करेंगे। अभी के लिए भारत माता जय की हिंद। जय। भारत माता की जय। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद।